अनिल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गास के प्रमेय में हम लोगों ने कुछ बिंदुओं को जाना था। जैसे एक तो पहला बिंदु हम लोगों ने जाना था क्षेत्रफल वेक्टर। अगर क्षेत्रफल वेक्टर की बात किया गया था तो इसमें बताया गया था क्षेत्रफल वेक्टर सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और दूसरी चीज हम लोगों ने जाना था समतल कोण। अगर समतल कोण की बात किया गया था तो इसमें बताया गया था कि दो ऋजु रेखाओं के बीच जो बना कोण होता है इसे बोला गया था समतल कोण, और इसका मात्रक लिया गया था रेडियन होता है। दूसरा हम लोगों ने जाना था घन कोण। अगर घन कोण की बात किया जाए तो इसके लिए बताया गया था कि कोई भी खोखला गोला ले लिया जाता है और खोखले गोले के एकांक क्षेत्रफल द्वारा इस गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र पर जो अंतरित ये शंक्वाकार कोण होता है, इसी शंक्वाकार कोण को ही हम लोगों ने घन कोण बोला था। और ये जो थोड़ा सा हम लोगों ने क्षेत्रफल लिया इसे एकांक क्षेत्रफल बोल दिया गया, डीए हो गया, और इसकी त्रिज्या को मान लिया गया आर हो गया। तो जो ये घन कोण होगा इसे बोला गया था, थोड़ा सा ही घन कोण होगा, इसे डी ओमेगा बताया गया था। अब घन कोण यहां से डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी अपान आर स्क्वायर बताया गया था। फिर कहा गया अगर ये हम संपूर्ण क्षेत्रफल ले लें खोखला गोला, तो खोखले गोले का जो डीए थोड़ा सा क्षेत्रफल है इसको अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल माने तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब क्षेत्रफल पूरा ले लिया तो ये कोण भी पूरा हो जाएगा, इसलिए संपूर्ण घन कोण अगर ओमेगा इक्वल टू देखें तो ये हो जाएगा ए अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और संपूर्ण घन कोण ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वैद्युत फ्लक्स। अगर वैद्युत फ्लक्स की बात किया जाए तो वैद्युत फ्लक्स में बोला गया था कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे कहा गया था वैद्युत फ्लक्स होता है। अब वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाया जाता है? फाई से, और फाई इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। और जब भी हम डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाएगा ई ए कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जरूरत हमको थीटा की पड़ेगी कि देखा जाए ये जो थीटा लिया जाएगा ये क्षेत्रफल वेक्टर ए और क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का बना कोण होता है। अब यहाँ थीटा का मान हम लोग को लर्न होना चाहिए कि 0 डिग्री का कितना होगा, 45 अंश का कितना होगा, 60 अंश का कितना होगा और 90 अंश का। जब तक ये मान नहीं लर्न होगा तब तक यहाँ से वैद्युत फ्लक्स फिर नहीं निकल पाएगा। इसके बाद हम लोगों ने अब जाकर के जाना था कि गास का प्रमेय क्या होता है। अगर गास के प्रमेय की बात किया गया था तो इसमें बताया गया था कि यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाता है तभी गास का प्रमेय लागू होगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर पाया जाता है तो वहां पर गास का प्रमेय लागू नहीं होगा। ये तो रूल बताया गया था। फिर इसके बाद इसमें बताया गया कि आखिर गास के प्रमेय के नियमानुसार वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो बोला गया था यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाता है तो उसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा उस आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और इसी को अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा। अरे भाई अगर क्यू का गुणा हम 1 में कर भी देंगे तो ये क्यू ही रहेगा, तो क्यू अपान डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस पर कुछ कंडीशंस भी बताया गया कि यदि कोई आवेश अगर बंद पृष्ठ के बाहर पाया जाए
तो उस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा, क्योंकि जितना देखा जाए, अगर मान लेते हैं ये कोई हमारा गोला हो गया या बंद पृष्ठ सपोज दैट हो जाता है, ये मान लिया गया कि बंद पृष्ठ है, सपोज दैट ये बंद पृष्ठ हो गया और आवेश यहाँ पर स्थित है, क्यू आवेश। तो इससे गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो ये देखा जाए गोले में इंटर भी करेंगी और गोले से निकलेंगे भी, यहाँ भी ये इंटर भी करेंगे और यहाँ पर निकलेंगे भी। तो क्षेत्रफल तो आखिर यही है, और जब सेम क्षेत्रफल होगा तो उसमें जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, प्रवेश करेंगी, उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। प्रवेश करने के कारण वैद्युत फ्लक्स जो φ1 अगर मान लिया जाए तो ये धनात्मक, या खाली φ ही माने तो ये धनात्मक आएगा, और निकलने के कारण उतना ही वैद्युत फ्लक्स जो आ जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स धनात्मक, और जब बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स ऋणात्मक, मान सेम होगा। अगर इनके कारण हम नेट वैद्युत फ्लक्स की बात किया जाएगा तो नेट वैद्युत फ्लक्स इसलिए इसके कारण आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक कंडीशन और लिया गया था, कंडीशन ये था कि अगर बंद पृष्ठ के भीतर एक से अधिक प्रकार के आवेश अगर पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के आवेश, कहने का मतलब ये था कि अगर बंद पृष्ठ के भीतर देखा जाए, सपोज दैट ये बंद पृष्ठ होता है और बंद पृष्ठ के भीतर कई प्रकार के आवेश, ये सपोज दैट +Q1 हो गया, ये सपोज दैट -Q2 हो गया, ये सपोज दैट Q3 माइनस हो गया, ये सपोज दैट +Q4 हो गया। अब इसमें कोई भी आवेश धनात्मक हो सकता है और कोई भी आवेश ऋणात्मक हो सकता है। अगर इसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स बोला गया था कि इन आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। अब इनका बीजगणितीय योग क्या होगा कि जैसे भी ये विच साइन लिया गया है, अगर ये +Q1 है तो ये +Q1 रहेगा, ये -Q2 है तो ये -Q2 रहेगा, ये -Q3 है तो ये -Q3 रहेगा, ये +Q4 है तो ये +Q4 ही रहेगा। अब इनको विथ साइन, जिस भी साइन में था, अगर इनको ऐसे ही जोड़ दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है, इनका बीजगणितीय योग कहलाता है। तो बोला गया क्या कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर एक से अधिक प्रकार के आवेश पाए जाए तो उनके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा उन आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है कि कब हम मानेंगे फ्लक्स धनात्मक होगा और कब हम मानेंगे कि फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अगर इन आवेशों का बीजगणितीय योग का जो नेट आता है, अगर ये मान धनात्मक होगा तो फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। अगर इनके बीजगणितीय योग का नेट मान ऋणात्मक आता है तो फ्लक्स जो हो जाएगा वह ऋणात्मक हो जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कब फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो लेकिन कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। आवेशों का अगर बीजगणितीय योग का मान अगर धनात्मक आएगा तो फ्लक्स धनात्मक होगा, और अगर आवेशों के बीजगणितीय योग का मान ऋणात्मक आएगा तो फ्लक्स जो हो जाएगा वह ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का मान कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद जब हम गॉस का प्रमेय भी जान चुके तो अब इसमें हमें जानना हो जाएगा कि गॉस के नियम का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो हेडिंग लिया जाता है वो बताया गया कि बिंदु आवेश के कारण, अगर देखा जाए तो हेडिंग बनेगा बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम की उत्पत्ति आ जाती है। अगर कूलाम के नियम की उत्पत्ति की बात करें तो कूलाम का नियम पहले हम जान लें। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0
और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आता है कूलाम का नियम कि भाई दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हमारा कूलाम का नियम है, लेकिन इसमें हमें गास के प्रमेय का सहारा लेते हुए और इस सूत्र तक हमको पहुंचना होगा। हेडिंग हमारा क्या है? बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसमें हम मान लेते हैं कोई ये बिंदु आवेश लिया गया है Q, जो देखा जाए वो बिंदु पर स्थित है। अब इस पर हमें गास के प्रमेय के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए गास का प्रमेय लागू होना चाहिए। और गास का प्रमेय लागू तभी होगा जब यह आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाएगा। इसलिए स्मॉल r त्रिज्या लेकर के और इसको केंद्र मानकर ऐसे अगर चारों तरफ देखा जाए तो यह एक गोला खींचते हैं और इसी गोले को बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ। यह हम स्वयं रचना कर लेते हैं, इसे बोला जाता है गॉसियन पृष्ठ। बिंदु आवेश को केंद्र मान लिया, स्मॉल r त्रिज्या लेकर के इसके चारों तरफ जो गोला खींचा गया, यह गोला जो होगा इसे बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ होता है। अब इस पर बात आती है कि गास का प्रमेय भी लागू हो जाएगा और वैद्युत फ्लक्स का नियम भी लागू हो जाएगा। तो पहले एक एक नियम देखा जाए तो कहा जाएगा गास के नियमानुसार। अगर हम गास के नियमानुसार बात करते हैं तो गास के नियमानुसार जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा यह उस आवेश का 1/ε0 गुना, इसका मतलब यह हो गया कि ये फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो फ्लक्स के नियमानुसार, अगर फ्लक्स के नियमानुसार बात किया जाए तो इसमें बोला गया था कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। अब एकांक क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr स्क्वायर। अब इस गोले से देखा जाए, जब यहाँ धन आवेश रखोगे तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और अगर यहाँ ऋण आवेश होता तो वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती। तो चाहे वैद्युत बल रेखाएं निकलें और चाहे वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करें, लेकिन इस गोले को तो उन्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसलिए देखा जाए तो फ्लक्स के नियमानुसार एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। हम जानते हैं जब भी हम डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे EA cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ फिर बात आती है कि थीटा कितना होगा। तो देखा जाए जो भी यहाँ आवेश रखेंगे उससे चाहे लंबवत वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और चाहे लंबवत प्रवेश करेंगी। इसके मतलब वैद्युत बल रेखाएं इस तल के लंबवत होंगी और इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इस क्षेत्रफल के कैसे होगा? लंबवत ही होगा। तो क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर भी ऐसे होगा और क्षेत्र की तीव्रता भी चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे। तो देखा जाएगा अभी धनात्मक मान है तो वो भी ऐसे ही निकलेगा। दोनों एक ही दिशा में जब होंगी तो उनके बीच बना कोण जो ये होगा थीटा, ये हो जाएगा 0। और अगर यहाँ थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना हो जाता है? 1 आ जाएगा। अब जब cos 0 का मान 1 हो गया तो यहाँ इस गोले का हमें क्षेत्रफल रखना होगा। तो यह हो जाएगा E इंटू ए का मान हो जाएगा 4πr स्क्वायर। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अब हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से बात किया जाए
तो यहाँ ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4πr² हो जाएगा। अब इसको हमें तिर्यक गुणा कर लेना होगा और तिर्यक गुणा करके हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू E इंटू 4πr² और ये भी तिर्यक गुणा होके आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से अगर हम क्षेत्र के तीव्रता की बात करें तो E इक्वल टू अब इतने टोटल से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। बस इसको अब हमें सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत है। 4π के बगल में अगर एप्सिलॉन नॉट को कर दें तो इसका रूप ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया। बाकी Q ऊपर है, Q ऊपर ही रहेगा और नीचे r² बचा है तो ये r² हो जाएगा। ये तो हमारा क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, कूलाम बल निकालना है। फिर एक फार्मूला हम जानते हैं कि चूंकि E इक्वल टू होता है F अपान Q नॉट होता है, इसलिए अगर इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q नॉट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम E का मान उठा करके इसमें रखें तो ये F इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। अभी तो ये हमने E का खाली मान रखा है, यहाँ E के स्थान पर रखा है और इंटू अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है Q नॉट। अब अगर इसको इसके साथ मिला दें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट और Q और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q नॉट अपान r²। अब जाकर के हमारा सिद्ध हो गया कि गॉस के प्रमेय से किस प्रकार से कूलाम के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है। और बल है तो बल का मात्रक हमेशा क्या लिया जाता है, न्यूटन ही लिया जाएगा। तो यहाँ इसका जो मात्रक होगा वो हमारा न्यूटन ही बनेगा। तो यह आ जाता है बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति हो जाती है कि कैसे इसका उत्पत्ति किया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो हेडिंग लिया जाता है कि किसी भी आवेशित चालक के कारण अगर हम देखें क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखा जाए, अब हम एक पहले चालक लेते हैं और चालक किस प्रकार से लिया जाएगा। चालक पर अगर हम कोई आवेश देते हैं तो चालक पर देखा जाए आवेश जो होता है वह समान रूप से वितरित हो जाता है, एकदम एक समान रूप से चालक पर आवेश वितरित होगा। अब मान लिया गया ये हमने गोलीय चालक लिया और इस गोलीय चालक की ये केंद्र मान लिया गया, इसकी त्रिज्या को हम अभी मान के चल रहे हैं कैपिटल R है। यदि हम इसे आवेश देते हैं तो आवेश इसके सतह पर देखा जाए ऐसे समान रूप से ये वितरित हो जाएगा। और कितना आवेश वितरित होगा, Q आवेश। जितना भी आवेश दिया जाएगा ये चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यह बात आती है कि ये चालक के आवेश जो है जब तक इस बंद पृष्ठ के भीतर नहीं होंगे तब तक गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। अब इनको बंद पृष्ठ के भीतर करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या मान करके हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दिया गया। अब मान लिया गया चालक की सतह वाले बिंदु को A मान लिया गया, चालक के बाहर वाले बिंदु को हमने B मान लिया। ठीक ऐसे ही स्मॉल x त्रिज्या लेकर एक अंतः पृष्ठ की भी रचना कर देते हैं और इस पर हमने बिंदु मान लिया C मान लिया गया। अब हमारे पास तीन बिंदु हो गए। चालक की सतह पर स्थित बिंदु A हो गया जिस पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। चालक के बाह्य सतह पर स्थित बिंदु B हो गया, इस पर भी हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। और इस चालक के भीतर एक बिंदु C हो गया, इस पर भी हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अब इन तीनों बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अब 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं।
पहला पॉइंट मान लिया जाता है कि बाह्य बिंदु बी पर अगर देखें, बी पर क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बाह्य बिंदु बी पर अगर हम क्षेत्र की तीव्रता देखें तो पहले इस पर हम लगाएंगे फ्लक्स के नियमानुसार क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कहा जाएगा गॉस के नियमानुसार वैद्युत फ्लक्स। अब गॉस के नियमानुसार जब हम फ्लक्स देखेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन वही है कि जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाता है तब गॉस का नियम लागू होता है और उसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसलिए फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मान के चलते हैं, अभी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब गॉस के बाद आ जाता है फिर फ्लक्स के नियमानुसार अगर बात किया जाएगा तो इसके अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए। फिर डॉट को हटाएंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये cos थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ हम जानते हैं जो हमारा थीटा होगा, ये थीटा चूंकि यहाँ हो जाएगा फिर हमारा 0, और जब थीटा फिर 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान आ जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर इस गोले का हम बाहरी वाले गोले का क्षेत्रफल लिखें तो यह हो जाएगा E इंटू ई, तो ई रहेगा यही क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन A का मान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यह हमारा समीकरण 1 हुआ और यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर हम तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो फिर ये हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम त्रिय गुणा कर लें तो Q इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ से हमको क्षेत्र की तीव्रता E ही तो चाहिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान r स्क्वायर। यही सिद्ध हो जाएगा कि बाह्य बिंदु B पर अगर हमें क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी तो क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही होता है। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये हमेशा के लिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्र की तीव्रता का पहले भी लेक्चर में वैद्युत विभव और क्षेत्र में भी बताया गया था कि इसका रूप भले भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो हर जगह इसका मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलम ही होगा। ये मान नहीं बदलेगा, ये मान हमेशा के लिए फिक्स होता है। तो ये तो बाह्य बिंदु के लिए हो गया। अब देखते हैं चालक की सतह पर स्थित बिंदु A पर क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो चालक की सतह A पर अगर देखा जाए तो फिर नेम तो सब ऐसे ही लगेगा, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो त्रिज्या, अब कैपिटल R स्मॉल r के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले जाएगा। बस इतना ही अंतर होगा और बाकी सेम चीजें वैसे ही चलेंगी। देखते हैं चालक की सतह A पर। अब A पर अगर देखते हैं चालक की सतह A पर, तो जब A पर देखेंगे तो फिर यहाँ लगाएंगे वही गॉस का प्रमेय। अगर हम गॉस के प्रमेय से देखेंगे तो ये आवेश कहीं वायु में थोड़ा उड़ा होगा तो इसी चालक पर सटा हुआ ही होगा, तो ये माना जाएगा चालक के भीतर ही है। तो इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स लगेगा वो फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट अभी भी लगेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और जब बात किया जाएगा फ्लक्स के नियमानुसार, अगर हम फ्लक्स के नियमानुसार जब देखा जाएगा तो इसके लिए फिर फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और फिर ये हमारा हो जाएगा वही E cos
थीटा, और फिर यहाँ थीटा हम 0 लेंगे तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, और फिर जब इस सूत्र को ओपन करेंगे तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्षेत्र की तीव्रता तो हमारी ई ही रहेगी, लेकिन जो क्षेत्रफल लेंगे आपकी बार ले जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बाह्य वाले बिंदु के लिए स्मॉल आर स्क्वायर लिया गया था और सतह वाले के लिए लिया जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम फ्लक्स को इक्वेट करेंगे तो यह फिर आ जाएगा वही हमारा समीकरण 1 और 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाएगा तो फिर आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वही 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस Q अपान यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये तो हमारा हो गया चालक की सतह के लिए, ये हो गया चालक के बाह्य बिंदु के लिए। अब हमारा तीसरा बिंदु बनता है कि चालक के भीतर स्थित बिंदु C पर अगर हम क्षेत्र की तीव्रता देखें तो देखो इस C के भीतर कोई आवेश ही नहीं है, और जब इसके भीतर कोई आवेश नहीं होगा तो इससे कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी नहीं, क्योंकि जब आवेश यहाँ पर है और वो भी धनात्मक आवेश है तो बल रेखाएं यहीं से ऐसे गुजर जाएंगी, और अंदर खाली महसूस होगा कि वैद्युत बल रेखाएं वहीं से आ रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि इस बंद पृष्ठ के भीतर जब कोई आवेश नहीं होगा तो इस पर गास का परिमेय लागू नहीं होगा। दूसरी बात, जब इससे कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी नहीं, तो जब इससे वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो इसके कारण फ्लक्स भी अगर देखा जाएगा तो शून्य होगा। मिला जुला के अगर ये बात कहा जाए कि गोले C के भीतर ना तो गास का परिमेय लागू होगा और ना ही फ्लक्स का नियम लागू होगा, और जब दोनों नियम लागू नहीं होंगे तो इसके कारण अगर हम क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वह शून्य हो जाएगी। तो 3 बिंदुएं थी वही कि चालक की सतह पर स्थित बिंदु A था, चालक के बाहर बिंदु B था, और चालक के भीतर बिंदु C ले लिया गया था। इसके बाद अब अगला प्रूविंग देखा जाए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है कि अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण अगर हम क्षेत्र के तीव्रता की बात करें, लेकिन उसको भी जानने से पहले हम लोग को 3 आवेश घनत्व जानना होगा, और 3 आवेश घनत्व में देखें तो एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो 3 आवेश घनत्व को हमें जानना होगा कि तीनों आवेश घनत्व होते क्या हैं। तो देखा जाए अगर तीनों आवेश घनत्व की बात करें तो पहला आवेश घनत्व जो रेखीय होता है ये होता है लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L, अर्थात यह है कि एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होंगे ये हमारे कहलाते हैं रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हमारा कहलाता है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A, ये क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में होता है कि एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश उपस्थित हैं, ये उसके आवेश घनत्व कहलाते हैं सिग्मा। और तीसरा हमारा कहलाता है रो, और रो इक्वल टू होता है Q अपान V, अर्थात एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वह हमारा कहलाएगा रो। तो ये हमारे 3 आवेश घनत्व हैं, और इसको जगह जगह हम लोग यूज करते रहेंगे कि आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा होगा, और आयतनात्मक घनत्व जो लिया जाएगा वो हमारा रो हो जाएगा। तो ये हमारे 3 आवेश घनत्व। अब हेडिंग क्या बताया गया कि अनंत लंबाई के धनावेशित तार के कारण अगर हमें क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी तो ये मान लिया गया कि ये अनंत लंबाई का धनावेशित तार है। अब अनंत लंबाई का है तो इधर भी डॉटेड कर देते हैं और ऊपर भी डॉटेड कर दिया गया।
अब ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस पर जो आवेश ऐसे इकाई धन आवेश दिया गया है तो ये धन आवेश है, लेकिन इस पर आवेशों को व्यक्त करने के लिए आवेश घनत्व लैम्डा का सहारा लिया गया और इस अनंत लंबाई के तार का एक लघु अवयव ले लेते हैं और लघु अवयव को हम मान ले रहे हैं छोटा सा, हमने एरिया ले लिया, इसको लंबाई को हमने मान लिया यल ले लिया। लेकिन अब इस पर हमें गास का परिमेय लागू करना है और गास का परिमेय इस पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक ये गासियन पृष्ठ के भीतर ना है। अब गासियन पृष्ठ के भीतर लाने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या लेकर के फिर इसको केंद्र मान करके और इसके चारों तरफ देखा जाए गासियन पृष्ठ खींचा जाएगा। जैसे मान लिया गया कि यही अनंत लंबाई का तार है और इसको अगर हमें गासियन पृष्ठ के भीतर करना है तो इसको केंद्र मान करके ऐसे त्रिज्या लेकर के इसके चारों तरफ देखा जाए तो ऐसे हम गासियन पृष्ठ की पहले रचना करेंगे। अब इसका गासियन पृष्ठ की रचना ऐसे हो जाएगा कि ये मान लिया गया हमने ये गासियन पृष्ठ खींच लिया। अब जब ये हमने गासियन और ये त्रिज्या कितना ले लिया है स्मॉल r, इसकी लंबाई कितनी है स्मॉल l। अब ये हमारा गासियन पृष्ठ के भीतर हो गया। लेकिन यहाँ फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फिर हमारे पास दो बिंदु हैं। एक हमारा ये जो ऊर्ध्व बिंदु होगा, अगर इसके कारण हम क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल के लंबवत होगा dA और इसके कारण अगर हम क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो क्षेत्र की तीव्रता आएगा इधर E हो जाएगा, क्योंकि धन आवेश से वैद्युत बल रेखा ऐसे लंबवत ही निकलेंगी और क्षेत्रफल वेक्टर ये तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। फिर अगर यहाँ पर हमको फाई निकालना हो तो फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA आ जाएगा। यहाँ साफ साफ कोण दिख रहा है कि ये ऊर्ध्व तल पर जो कोण बनना है ये कितना बनना है 90 अंश। और जब इस डॉट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे E dA और कास हो जाएगा 90 डिग्री और कास 90 का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर कास 90 का मान 0 हो गया, अगर 0 से हम किसी भी वैल्यू में गुणा कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा 0 हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि ऊर्ध्व तल के कारण अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों लंबवत होने के कारण ऊर्ध्व तल पर वैद्युत फ्लक्स जो हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी या वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास एक चीज बचा पार्श्व तल। पार्श्व तल मतलब जैसे अगर ऐसे बेलन बनाया जाए तो इसका ये तल कहलाता है पार्श्व तल। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे एरिया इसके पार्श्व तल पर ले लें तो इस एरिया के कारण अगर इसका हम क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे तो ऐसे ये क्षेत्रफल के लंबवत होगा और क्षेत्रफल के लंबवत किधर आ जाएगा इधर हो जाएगा dA आ जाएगा। फिर यहाँ पर धन आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं भी लंबवत निकलेंगी तो ये देखा जाएगा क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आ जाएगा और इनके बीच अब दोनों एक ही दिशा के हैं तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। इसलिए ऊर्ध्व तल के कारण तो फ्लक्स 0 आ गया, लेकिन अब ये हमारा पार्श्व तल है तो लिखा जाएगा पार्श्व तल के कारण तीव्रता। अब अगर इसके कारण हम तीव्रता देखेंगे तो पहले इस पर हम लगा लेते हैं फ्लक्स के नियमानुसार। अगर हम फ्लक्स का नियम लगा लें तो फ्लक्स के नियमानुसार अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है फाई इक्वल टू जो आ जाता है ये हो जाएगा वेक्टर E और डॉट वेक्टर A हो जाएगा। जब हम यहाँ डॉट को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा EA cos थीटा, लेकिन थीटा भी बताया गया कि पार्श्व तल पर थीटा का मान कितना होगा 0 तो ये आ जाएगा cos 0 और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्षेत्र की तीव्रता तो हमारी E है, लेकिन ये समझ लो सिलेंडर बन गया या बेलन बन गया।
और सिलेंडर या बेलन का जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है, 2 पाई RL होता है। बेलन या सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 2 पाई RL, त्रिज्या भी आ गया और उसकी लंबाई भी आ गई। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद अब कहा जाए तो गॉस के नियमानुसार, अगर हम गॉस के नियमानुसार फिर फ्लक्स की अगर बात करें नियमानुसार फ्लक्स, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन फिर बात आती है कि इस सूत्र में तो कहीं हमें फिगर में Q दिखाई ही नहीं दे रहा है, Q नहीं दिया है लेकिन लैम्डा जरूर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L होता है, इसलिए इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा L, भाई 3 गुणा करने पर आ जाएगा। अब Q हमें मिल गया और Q के स्थान पर चाहें तो हम लिख सकते हैं लैम्डा L, इसका मान उठा करके यहाँ रख दें तो हमारा फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमें एक ये मिल गया फ्लक्स फाई इक्वल टू, और समीकरण नंबर 2 यहाँ मिल गया। ये भी फ्लक्स है लेकिन ये फ्लक्स के नियमानुसार है, और ये भी फ्लक्स है लेकिन ये गॉस के नियमानुसार है। फिर हम समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, तो लिखा जा सकता है कि समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से फिर हम देखें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर ये E इंटू आ जाएगा 2 पाई RL हो जाएगा। फिर देखो इस साइड में भी L है और इस साइड में भी L है, ये L तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फर्दर फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL इंटू ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस अब इसको हमें सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपान, अब नहीं 4 पाई है तो 2 पाई ही सही, और पाई के बगल में एप्सिलॉन नॉट को लगा लिया जाएगा, और ऊपर बचा लैम्डा और नीचे बचा R। ये आ जाएगा हमारा E इक्वल टू, ये जो अनंत लंबाई का धनावेशित तार होता है उसके कारण क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान R। अभी भी अगर इसके हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है, ये नहीं बदलेगा, ये तो न्यूटन प्रति कूलाम ही हमेशा रहेगा। अब इसके बाद अगर हम प्रूव करने की बात करें तो इसके बाद प्रूव किया जाता है कि मान लेते हैं कोई अनंत लंबाई का समतल आचालक प्लेट है और उसके कारण क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो हमारा दूसरे हेडिंग में आ जाएगा कि अगर समतल आवेशित आचालक प्लेट लिया जाए तो समतल, अरे मिटा लिया जाए भाई, ऐसे छाने के कारण मिट नहीं रहा है। अगर हम एक समतल आवेशित आचालक प्लेट लेते हैं, ये मान लिया गया कि एक समतल आवेशित आचालक प्लेट ले लिया गया, और समतल आचालक आवेशित प्लेट पर देखा जाए ऐसे ये आवेश लिए गए हैं, लेकिन अब की बार देखो क्षेत्रफल लिया गया है, और जब हम क्षेत्रफल लेंगे तो इस पर आवेश घनत्व आपकी लैम्डा नहीं सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A लिया जाता है। फिर अब इस आवेश को हमें गॉसियन पृष्ठ के भीतर करना होगा, और जब इन आवेशों को हमें गॉसियन पृष्ठ के भीतर करना होगा तो वैसे हम गोला बनाएंगे,
और इस गोले के कारण अगर हम इधर देखना चाहें तो एक ऐसे, जैसे पहले गांव में 3 लेंस लगता था कि एक पर्दा रहे, हम दोनों तरफ से उसको देख सकते हैं। तो इधर बिंदु हम मान लेंगे P और इधर ऐसे मान लिया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q बिंदु हो जाएगा। अगर ऐसे बेलनुमा रहेगा तो ऐसे गोल रहेगा, तो जब ये क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत होगा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो आएगा dA वो इधर आएगा। और जब इसके भीतर धन आवेश होगा तो वैद्युत बल रेखाएं उसके भी लंबवत निकलेंगी, इसलिए क्षेत्र की तीव्रता भी इधर आएगा। और इनके बीच जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जैसे इधर कंडीशन बन रहा सेम वैसे ही कंडीशन, ये जो dA होगा ये भी इधर होगा, और जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इधर ही होगी, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 ही होगा। अब इसके कारण हम देखते हैं 1 बाय 1 कि P बिंदु पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा और Q बिंदु पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कहा जाएगा प्लेट के कारण P बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, अगर इस पर हम वैद्युत फ्लक्स देखते हैं तो फाई इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ये हो जाएगा। फिर जब यहाँ से हम डॉट हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, EA cos 0 का थीटा का मान कितना आया है, 0 आया है, और फिर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया फाई इक्वल टू आ जाएगा EA, और ये किस बिंदु पर निकाले हैं, P पर, तो इसे हम बोल सकते हैं फाई P भी बोला जा सकता है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक ऐसे ही अगर देखें तो प्लेट के कारण Q बिंदु पर कितना फ्लक्स हो जाएगा, इधर वाला P है और ये वाला Q है, तो ये कहा जाएगा प्लेट के कारण Q बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स। अब इस पर जब हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे तो फिर आ जाएगा फाई Q, ये इक्वल टू ये भी वही सेम हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यहाँ भी जो थीटा हमारा 0 ही है, ये भी फाइनली निकल करके हमारा यही आएगा, फाई Q इक्वल टू हो जाएगा ये ही आ जाएगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर कहा जा प्लेट तो एक ही था, इसके कारण 2 बार हमने फ्लक्स, एक बार P पर निकाला है, एक बार Q पर निकाला है, अतः कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स। और अगर हम कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई P प्लस फाई Q हो जाएगा। ये भी मान हो जाएगा EA और ये भी मान हो जाएगा EA, और दोनों मिलाकर के हमारा कितना हो जाएगा 2EA। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये तो फ्लक्स के नियमानुसार हो गया। अब बात करते हैं गॉस के नियमानुसार वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कहा जाएगा गॉस के नियमानुसार अगर हम फिर फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर मामला यहाँ के फंस गया कि इसमें हमें Q की जरूरत है, और इस पूरे सूत्र में हमको कहीं Q दिया नहीं है। Q नहीं दिया है तो क्या हो गया, हम जानते हैं चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A होता है, इसलिए अगर हम Q इक्वल टू देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा A। अब इसका मान उठा करके इसमें रख दें तो ये फाई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ये फ्लक्स के नियमानुसार आया है और ये गॉस के नियमानुसार आया है। अब फिर हम चाहें ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, तो समीकरण 3 और 4 को अगर हम चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं। अब अगर हम समीकरण 3 और 4 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखा जाए समीकरण 3 और 4 से देखा जाए
तो कैसे इक्वेट करेंगे। ये मान लिया गया कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, अगर समीकरण 3 और 4 से देखें तो ये फ्लक्स फाई इक्वल टू ये हमारा मान आएगा और दूसरा फ्लक्स फाई इक्वल टू ये मान आएगा। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इधर का ये और इधर का ये कैंसिल हो सकता है। हमको चाहिए क्या, क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फिर इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हमारा वही आएगा, न्यूटन प्रति कूलम ही आएगा। यहाँ एक चीज बहुत दिलचस्प जानने वाली रहेगी कि अगर हम किसी चालक प्लेट के कारण अगर हम क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो दूरी चाहे जितनी हो, दूरी इसमें कहीं आया ही नहीं है, खाली किस चीज पर निर्भरता होगी, उसके आवेश घनत्व पर, कि उसका आवेश घनत्व जो होता है वह क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। बाकी 2 भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग पहले से जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिया जाता है। तो जब ये दोनों चीजें नियतांक हैं, इट मीन्स यही जो सिग्मा होगा इसी की निर्भरता खाली देखा जाए तो ई पर लिया जाएगा और ये हम कह सकते हैं कि ई जो होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा, सिग्मा इसी पर निर्भर करेगा। बाकी इसका दूरी से देखें तो कोई लेन देन नहीं होगा इसमें। अब इसके बाद एक हेडिंग और आ जाता है कि मान लेते हैं 2 समांतर और विपरीत आवेशित अगर हम प्लेट ले लें तो उसके कारण उसके भीतर क्षेत्र की तीव्रता देखें और उस प्लेट के कारण बाहर अगर हम क्षेत्र की तीव्रता देखें तब हमारा कितना हो जाएगा, भीतर और बाहर क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं उसको भी। और इसके बाद मान के चलो लगभग ये चैप्टर समाप्ति है। 1-2 हेडिंग और बच रहा है। एक तो बच जाएगा कि आवेशों के संतुलन की स्थिति बचेगी और दूसरा बच जाएगा कि एक अचालक प्लेट के कारण भी देखा जाता है। पहले हम देख लेते हैं 2 समांतर प्लेटें हैं। एक समांतर प्लेट हमने ये लिया और एक समांतर प्लेट हमने ये लिया। इस पर हम मान के चल रहे हैं आवेश जो है ये धनात्मक है, इस पर जो हम मान के चल रहे हैं आवेश जो है ये ऋणात्मक है। मतलब 2 समांतर प्लेटें हैं, दोनों विपरीत प्रकार की आवेशित हैं। इस पर भी नो डाउट आवेश घनत्व सिग्मा होगा, इस पर भी आवेश घनत्व सिग्मा होगा, लेकिन अब ये धन आवेश है तो ये धनात्मक, ये ऋण आवेश है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसके कारण अगर देखा जाए तो 2 बिंदुओं पर हमें क्षेत्र की तीव्रता देखनी होगी। एक तो मध्य बिंदु देखा जाए, यहाँ मान लेते हैं बीचों बीच में P और इधर एक बाह्य बिंदु हम मान लेते हैं सपोज दैट Q हो जाएगा। अब इसके कारण अगर हम इस पर क्षेत्र की तीव्रता देखें तो देखो ये धनात्मक है और जहाँ कोई चीज हमें ज्ञात करना होता है वहां पर हम कौन सा आवेश लेते हैं, इकाई धन आवेश। तो इकाई धन आवेश मतलब Q0। तो धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करेगा तो क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इधर आएगा। इसको मान लेते हैं E1 हो गया। और ये ऋण आवेश है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तब भी देखा जाए क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, उधर आएगी, देखा जा हो जाएगा E2। तो पहले हम देखते हैं मध्य बिंदु P पर। तो देखा जाए E1 का अगर हम प्लेट, इसको हम नाम दे देते हैं प्लेट 1, इसको नाम दे देते हैं प्लेट 2 दे दिया जाए तो कहा जाएगा प्लेट 1 के कारण P पर तीव्रता, और प्लेट 1 के कारण अगर हम P पर तीव्रता देखें तो ये हो गया E1 इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। फिर ऐसे ही कहा जाएगा प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण, अगर प्लेट 2 के कारण हम P पर तीव्रता अगर देखते हैं तो इस पर तीव्रता का मान आ जाएगा E2 इक्वल टू भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। लेकिन देखो, चाहे E1 की बात करें चाहे E2 की बात करें, दोनों एक दिशा में हैं और एक दिशा में होने के कारण अगर इस पर हम परिणामी तीव्रता देखेंगे तो कहा जाएगा P पर परिणामी तीव्रता, अगर P पर हम परिणामी तीव्रता देखते हैं तो ये जुड़ जाएगा और जुड़ के E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। और ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा ये हो जाएगा 2 सिग्मा, इक्वल टू इतना आ गया, 2 इधर का कैंसिल हो जाएगा और मध्य बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब बात आती है बाह्य बिंदु पर कैसे देखा जाए। तो देखो, अगर हम प्लेट 1 के कारण बाह्य बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ हमेशा हम कौन सा मानेंगे, इकाई धनावेश। तो जब इकाई धनावेश मानेंगे तो ये भी धन है ये भी धन है, धन धन को इससे क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और जब प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा तो क्षेत्र की तीव्रता भी नो डाउट इधर ही होगी। और जब हम प्लेट 2 के कारण देखेंगे तो यह ऋण है और यह धन है, इसको क्या करेगा, आकर्षित। तो प्लेट 2 के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाएगा E2। अब इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं कि Q बिंदु के लिए, और Q बिंदु कहाँ है, बाहर, Q बिंदु के लिए। तो देखा जाए, पहले हम जब प्लेट 1 के कारण देखेंगे, 1 के कारण, तो यहाँ पर भी E1 का जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। फिर कहा जाएगा प्लेट 2 के कारण अगर हम देखेंगे तो प्लेट 2 के कारण देखें तो E2 इक्वल टू आ जाएगा, ये भी वही सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 हो गया। लेकिन आप देखो, E1 इधर है E2 उधर है, मान E1 और E2 के बराबर है, यहाँ दोनों एक दिशा में थे इसलिए जुड़ गया था, और यहाँ दोनों विपरीत दिशा में हैं। अतः अगर यहाँ हम Q पर परिणामी तीव्रता अगर हम देखते हैं कि इस पर Q पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो यह आ जाएगा E इक्वल टू E1 डिफरेंस E2, यहाँ डिफरेंस लिया जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है, और डिफरेंस का मतलब होता है कि ज्यादा वाले मान में से कम वाले मान को घटा दिया जाए। लेकिन यहाँ तो E1 और E2 दोनों का मान बराबर है, तो चाहे इसमें से इसको घटाओ और चाहे इसमें से इसको घटाओ, मान क्या आएगा, बराबर आएगा। अब यहाँ अगर हम E1 का मान रखें तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिफरेंस ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और दोनों मान बराबर हैं, ये कट रख के मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि दो समांतर आवेशित विपरीत प्लेटें हैं, एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, और इनके कारण हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले दोनों प्लेटों के कारण मध्य बिंदु पर हमने क्षेत्र की तीव्रता देख लिया, और फिर दोनों प्लेटों के कारण बाह्य बिंदु Q पर हम क्षेत्र की तीव्रता, तो मध्य बिंदु पर तो क्षेत्र की तीव्रता हमारा आ गया कि E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन इन दोनों प्लेटों के कारण अगर हम Q पर देखें तो इस पर जो क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर को मान के चला जाता है कि यहीं पर समाप्त हो गई। धन्यवाद।